नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। इसका हम एक पार्ट पूरा कर चुके हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो आर्टिकल होते हैं, जो एक डिटर्मिनर्स का ही प्रकार होते हैं, कल हमने उस वीडियो में आपको बताया था। कंप्लीट उनका परिचय हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। डिटर्मिनर्स के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और कौन सा डिटर्मिनर्स कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जैसा आर्टिकल मैंने आपको बताया, ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, एन का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है और दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तीनों के प्रयोग हम आसानी से और अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज हम जो डिटर्मिनर्स हैं उसका दूसरा पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिटर्मिनर्स के जो दूसरे प्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो डिटर्मिनर्स का प्रकार है वो है डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। तो प्रकारों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, और कौन सा डिटर्मिनर्स किसके अंतर्गत आता है ये भी हम वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत 4 डिटर्मिनर्स आते हैं, जिनमें से पहला है दिस, दूसरा है दैट, तीसरा है दीज और चौथा है दोज। तो ये चारों के चारों जो डिटर्मिनर्स हैं इनको हम डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और दिस के साथ साथ यहाँ पर जो पहला रूल है उसमें हम दैट का प्रयोग भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए तथा दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारों जो डिटर्मिनर्स हैं इनमें दो जो डिटर्मिनर्स हैं दिस और दैट, इसका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, यानी एक वचन संज्ञा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट की दो डिटर्मिनर्स जो हैं दीज और दोज, इनका प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है, यानी बहुवचन संज्ञा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि दिस और दैट का प्रयोग एक वचन से पूर्व और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन से पूर्व प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि दिस और दीज का प्रयोग निकटवर्ती वस्तुओं के लिए तथा दैट और दोज का प्रयोग दूरवर्ती वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों नियम पढ़ने के बाद आपके एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यदि कोई निकटवर्ती वस्तु है और वो निकटवर्ती वस्तु यदि एक वचन है तो वहाँ पर हम उससे पूर्व दिस का प्रयोग करते हैं। सेकंड चीज़ जो यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में निकल कर आती है वो ये है कि यदि कोई निकटवर्ती वस्तुएं हैं और वो प्लूरल है यानी बहुवचन है, एक से अधिक संख्या में है, तो उससे पूर्व हम दीज का प्रयोग करते हैं। तो निकटवर्ती वस्तु यदि सिंगुलर है तो हम उससे पूर्व दीज का प्रयोग करेंगे, और निकटवर्ती वस्तु यदि प्लूरल है तो उससे पूर्व हम दीज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि कोई दूरवर्ती वस्तु है और वो सिंगुलर है तो उससे पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई दूरवर्ती वस्तु है और वो प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उससे पहले हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है ये कि एक वचन के लिए और नज़दीक के लिए दिस, बहुवचन नज़दीक के लिए दीज, और दूरवर्ती एक वचन के लिए दैट, और दूरवर्ती बहुवचन के लिए दोज का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है क्योंकि आसान है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल करने से ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, इसलिए यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल मैंने इन चारों का लिखा है। दिस पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह पेन मेरा है। दैट पेन इज़ माइन, वह पेन मेरा है। दीज बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी हैं। दोज बुक्स आर योर्स, वो किताबें तुम्हारी है। तो ये जो डिटर्मिनर्स हैं इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न यदि पूछता है तो ऑप्शन में या तो वो दीज डाल सकता है या फिर दोज डाल सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा भी शब्द नहीं है जो हमें ये बताए कि ये नज़दीक है ये दूर है। तो मान लीजिए कि परीक्षा में सेंटेंस के स्टार्ट में ब्लैंक्स है यानी रिक्त स्थान है, और नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है बुक्स आर माइन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोज बुक्स आर माइन भी ठीक होगा,
और दीज बुक्स आर माइन भी ठीक होगा। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इनमें से दोनों में से कोई सा भी भरा जा सकता है। इसी तरह से ऊपर वाले में भी हम भर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रिक्त स्थान है और आगे लिखा हुआ है पेन इज़ माइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैट पेन इज़ माइन भरेंगे तो भी ठीक है और दैट पेन इज़ माइन भरेंगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन यहाँ पर सिंगुलर है तो दिस और दैट दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर जो बुक्स हैं वो प्लूरल हैं तो दीज और दोज दोनों यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान भी है और यहाँ पर एक से अधिक शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि डिटरमिनर्स का जो अर्थ है वो होता है कि आने वाली संज्ञा का अर्थ निश्चित करना, उसके अर्थ को स्पष्ट करना। तो यहाँ पर भाव के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोई सा भी डिटरमिनर्स जो वहाँ पर उपयुक्त बैठ रहा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों वाक्यों से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो हमें ये बताता हो कि दिस और दैट में से एक ही आ सकता है, दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। इसी तरह से बहुवचन वाले दीज और दोज भी दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो डिटरमिनर्स का प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो ईच का आता है। इसमें भी जिस तरह से डेमोस्ट्रेटिव में हमने 4 डिटरमिनर्स पढ़े थे, दिस, दैट, दीज और दोज, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 4 तरह के डिटरमिनर्स यहाँ पर आते हैं, जिनमें पहला डिटरमिनर्स है ईच। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ईच का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तब किया जाता है जब संख्या निश्चित हो और सीमित हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच का जो अर्थ होता है वो होता है प्रत्येक। तो यहाँ पर किस संदर्भ में इसका प्रयोग करेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को या व्यक्तियों को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन तभी करेंगे जब हमारी जो संख्या जो हम बता रहे हैं वो निश्चित हो और सीमित हो। सीमित का मतलब हो कि ज़्यादा मात्रा में वो संख्या ना हो, इतनी सी संख्या हो जो बिल्कुल देखने से ही क्लियर हो जाए, यानी 2, 3, 4, 5, 7 और निश्चित एक संख्या हो जिसमें ऐसा नहीं हो कि ऊपर भी हो सकते और नीचे भी, ऐसा वहाँ पर ऐसी स्थिति वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पर हमारी जो संख्या है इन 2 शब्दों पर आपको गौर करना है, निश्चित हो और सीमित हो, तो हमें ईच का प्रयोग करना है। इन 2 शब्दों को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में आगे हम एक और डिटरमिनर्स पढ़ेंगे जो एवरी, वो लगभग ईच के अर्थ वाली होती है, लेकिन ईच और एवरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो यही है कि यदि हमारी संख्या निश्चित और सीमित हो तो हमें ईच का प्रयोग करना है, और यदि हमारी संख्या असीमित हो तो हमें एवरी का प्रयोग करना है। तो यही दोनों में मुख्य अंतर है जो आपको याद रखना है। इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि अर्थात ईच का प्रयोग समूह के सदस्यों या वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप में देखने का एक तरीका है। तो ऊपर वाली बात को और स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि मान लीजिए कोई समूह है और उस समूह में निश्चित और सीमित संख्या है, तो उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में देखने का एक तरीका है। यानी व्यक्तिगत यानी सबको एक एक करके यदि हम बताएंगे, देखेंगे, तो वहाँ पर हमें ईच का ही प्रयोग करना है, वहाँ पर हम एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसका जो प्रयोग है वो एक वचन से पहले ही किया जाता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ईच प्लेयर विल प्ले ए गेम, प्रत्येक खिलाड़ी एक खेल खेलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों की संख्या जो है वो निश्चित है, और यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत रूप में दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया है कि प्रत्येक खिलाड़ी एक गेम खेलेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी को अलग अलग रूप में हमें दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर प्लेयर से पहले ईच का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ईच बॉय मस्ट हैव हिज ओन बुक, यानी प्रत्येक लड़के को अपनी स्वयं की बुक रखनी चाहिए या रखनी होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक लड़के को अलग से डिफाइन किया गया है कि प्रत्येक लड़के के पास अपनी स्वयं की बुक होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी
इस वाक्य का यदि हम कंप्लीट अर्थ देखें, मीनिंग देखें, तो हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि जो लड़के हैं उनकी जो संख्या है वो सीमित है और निश्चित है। तो दोनों ही वाक्य से हमें क्लियर हो गया है कि यदि समूह के निश्चित और सीमित संख्या को यदि हम बता रहे हैं या फिर समूह के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एवरी का प्रयोग ना करके वहाँ पर हमें ईच का प्रयोग करना है। इसके विपरीत यदि स्थिति है तो हमें जो नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनर्स है उसका प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है एवरी। तो एवरी का जो अर्थ है वो भी होता है प्रत्येक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरी का प्रयोग हमें कब करना है। तो एवरी का प्रयोग भी एक वचन और काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो दो चीज़ें तो यहाँ बिल्कुल सेम है कि ईच का प्रयोग भी हमें एक वचन और काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, और एवरी का प्रयोग भी हमें एक वचन काउंटेबल नाउन से पूर्व ही करना है। इसका प्रयोग ग्रुप के बारे में संकेत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईच में हमने पढ़ा था कि ग्रुप के व्यक्तिगत रूप में दिखाने के रूप में यहाँ पर ईच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि हम उसको एक समूह के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, संख्या यहाँ भी काउंटेबल होगी, गिनने योग्य होगी, अनकाउंटेबल नहीं होगी, बावजूद इसके यदि हम समूह को प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें एवरी का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एवरी वर्ड ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर इज़ ट्रू, कि एक अच्छे ज्योतिषाचार्य का, एक भविष्यवाणी करने वाले का प्रत्येक वर्ड यानी प्रत्येक जो शब्द है वो सत्य होता है। तो एक अच्छा यदि एस्ट्रोलॉजर होगा, ज्योतिषाचार्य होगा, तो उसका प्रत्येक शब्द सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर है वो एक निश्चित मात्रा में शब्द नहीं कहता है, यानी उन शब्दों को तो हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर उसके शब्दों को समूह के रूप में दिखाया गया है कि प्रत्येक शब्द यानी जो शब्द भी वह बोलता है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, वो सच होता है। तो यहाँ पर उसकी जो वर्ड्स जो है वो निश्चित ना ही तो सीमित है और ना ही निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमें एवरी का प्रयोग करना है। अर्थ वो ही निकल रहा है कि प्रत्येक शब्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एप्रिसिएटेड द प्रपोजल, यानी पार्लियामेंट के प्रत्येक सदस्य के द्वारा प्रस्ताव की प्रशंसा की गई। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि पार्लियामेंट के प्रत्येक सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया, उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर भी इन मेंबर्स को एक समूह के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेंबर से पूर्व भी हमें एवरी का प्रयोग ही करना है। तो मुख्य जो अंतर है वो आपको नोटिस करना है कि ईच और एवरी में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, कि ईच का प्रयोग हमें एक निश्चित और सीमित संख्या को व्यक्तिगत रूप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। उसी के विपरीत यदि हम प्रत्येक शब्द को एक समूह के रूप में प्रकट करना चाह रहे हों तो हमें वहाँ पर एवरी का प्रयोग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिटर्मिनस है वो है आइदर। आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी एक। तो जिस तरह से हमारे सामने मान लीजिए कोई दो वस्तु हैं, दो व्यक्ति हैं, या दो चीज़ें हैं, दो कार्य हैं, और उनमें से हमें एक को बताना, दो में से यदि एक को हम बताते हैं तो वहाँ पर हमें आइदर का प्रयोग करना होता है। अतः दो में से एक को बताने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर फर्स्ट लाइन में हमने अर्थ देखा है कि आइदर का अर्थ होता है दोनों में से एक, तो प्रयोग भी उसी अर्थ में होगा कि हमारे सामने यदि दो चीज़ें हैं, दो व्यक्ति हैं, दो बातें हैं, तो दोनों में से एक को बताने के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आपको मीनिंग याद कर लेते हैं तो भी इसका प्रयोग आपको याद हो जाता है कि जिस तरह से हम मीनिंग से याद करते हैं कि एप्पल यानी सेब, उसी तरह से यदि आइदर का आप मीनिंग याद रखते हैं कि आइदर यानी दो में से एक, तो भी आपको इसका जो प्रयोग है वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि आइदर ऑफ माई पेरेंट्स कैन कम टू द पार्टी, कि आइदर ऑफ माई पेरेंट्स मेरे माता पिता में से एक कैन कम आ सकता है टू द पार्टी यानी पार्टी में।
तो यहाँ पर कोई बालक कह रहा है, कोई लड़का कह रहा है, कोई संतान कहती है कि जो मेरे माता पिता हैं उन दोनों में से कोई एक ही पार्टी में आ सकता है, दोनों पार्टी में नहीं आ सकते। तो जैसा हमने ऊपर अर्थ देखा था कि आइदर लगाते ही हो जाता है दो में से एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन आइदर ऑफ यू स्पीक इंग्लिश, यानी तुम दोनों में से कोई एक क्या अंग्रेजी बोल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य की शुरुआत कैन से होती है और कैन मॉडल होने के साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो प्रश्नात्मक वाक्य होता है, ये हम टेंस में पढ़ चुके हैं। और उसका जो आंसर होगा वो यस नो टाइप में होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सामने जो दो व्यक्ति हैं उनसे पूछा गया है कि कैन आइदर ऑफ यू, क्या तुम दोनों में से कोई एक स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही एग्जाम्पल से क्लियर है कि दो में से यदि किसी एक को बताना हो, एक को हमें निर्देशित करना हो, इंडिकेट करना हो, तो वहाँ पर हम आइदर डिटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, यदि आइदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसका अर्थ दोनों होता है। तो यहाँ पर इसीलिए दिया गया है, यदि आइदर का प्रयोग हम डिटरमिनर्स के रूप में कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है दो में से एक। और इसी के साथ साथ यदि आइदर का प्रयोग हम एक एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है दोनों। जैसे एग्जाम्पल है कि देयर वर हाउसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों किनारे घर थे। तो यहाँ पर आइदर का अर्थ हो जाएगा दोनों। ऐसा नहीं है कि सड़क के दोनों किनारों में से किसी एक किनारे घर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आइदर साइड या साइड की विशेषण इसको बनाया गया है कि दोनों साइड यानी दोनों तरफ, किसके, रोड यानी सड़क के, देयर वर हाउसेज, घर थे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यदि आइदर का प्रयोग एक विशेषण के रूप में हम करते हैं तो उसका अर्थ होता है दोनों। तो जिस तरह से आइदर शब्द होता है उसी तरह से यदि आइदर के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है नाइदर। और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जिस तरह से आइदर है दो में से एक, ठीक उसी तरह से नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है और इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। यानी हमारे सामने यदि दो चीज़ें हैं, दो वस्तु हैं और दोनों को ही यदि हमें नकारना है तो वहाँ पर नाइदर का प्रयोग किया जाता है। अतः जब दोनों में से कोई भी नहीं का अर्थ हो तब नाइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर के साथ नो और नोट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि नाइदर ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, शब्द है। तो ऊपर मैंने आपको बताया भी कि नाइदर अपने आप में ही नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए इससे पहले ना तो हम नो का प्रयोग करते हैं और ना ही इसके साथ हमें नोट का प्रयोग करना है, नहीं तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा क्योंकि नाइदर स्वयं ही नकारात्मक है। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं कि नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स कैन कम टू द पार्टी। आइदर वाले में भी हमने सेम एग्जाम्पल वहाँ पर लिया था कि मेरे माता पिता में से कोई एक पार्टी में आ सकता है। इसी सेंटेंस में यदि हम नाइदर का प्रयोग करते हैं तो अर्थ बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा कि नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता दोनों में से कोई भी नहीं कैन कम टू द पार्टी, पार्टी में आ सकते हैं, यानी पार्टी में दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता। नाइदर ऑफ बुक्स आर गुड, यानी दोनों में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है। नाइदर ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस, नाइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई भी नहीं, आर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है, टू फिट दिस, कि इसको उठा सके। यानी कोई भारी वस्तु है और व्यक्ति कह रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इतना मजबूत नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है कि इसको उठा सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही एग्जाम्पल में कहा है कि दोनों में से कोई नहीं। पहले में कहा है माता पिता में से दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं आ सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा है दोनों बुक्स में से कोई भी बुक अच्छी नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में कहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इतना मजबूत नहीं है कि जो इसको उठा सके। तो बिल्कुल आइदर के जैसा ही है, आइदर सकारात्मक है और नाइदर नकारात्मक। आइदर का अर्थ है दो में से एक और नाइदर का अर्थ है दोनों में से कोई नहीं। इसी क्रम में हमारा जो चौथा जो प्रकार है डिटरमिनर्स का वो है न्यूमेरल्स, यानी संख्या बताने वाले। पहला हमारा हो गया आर्टिकल
दूसरा डेमोस्ट्रेटिव, तीसरा हो गया था डिस्ट्रीब्यूटिव। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है न्यूमेरल्स। तो न्यूमेरल्स में बहुत सारे एडजेक्टिव यहाँ पर आते हैं जो आपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए भी थे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम दो की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है सम और दूसरा है एनी। तो जिस तरह से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जिस तरह से न्यूमेरल्स का मतलब होता है संख्या बताने वाले, उसी तरह से इसी के सेम एक होता है क्वांटिफायर्स यानी मात्रा बताने वाले। तो सम का प्रयोग मात्रा को बताने के लिए भी किया जाता है। इसको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ये ना सोचें कि यहाँ पर तो बिल्कुल ये बताया ही नहीं गया है कि मात्रा को बताने के लिए भी सम का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रा को बताने के लिए सम का प्रयोग जब हम पढ़ेंगे तो जो क्वांटिफायर्स है उसके अंतर्गत वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम न्यूमेरल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो सम के हर जो नियम है उसमें मैं केवल यही चर्चा करूँगा कि काउंटेबल के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल के साथ भी हम सम का प्रयोग करते हैं। तो सम का सबसे पहले अर्थ देखते हैं। तो सम का अर्थ होता है कुछ, ए सर्टेन नंबर, एक निश्चित संख्या। तो एक निश्चित संख्या जिसको हम कुछ शब्द से कहते हैं हिंदी में, उसको बताने के लिए हमें सम का प्रयोग करना होता है। सम का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व किया जाता है। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। इस लाइन को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अनकाउंटेबल के साथ सम का प्रयोग नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल के साथ भी सम का प्रयोग होता है, लेकिन उसको हम कौन से डिटरमिनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्वांटिफायर्स के अंतर्गत उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम न्यूमेरल्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला नियम यही हमें याद रखना है कि यदि हमारी जो नाउन है वो काउंटेबल है और प्लूरल है तो उससे पूर्व हम सम का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में? कुछ अर्थ में, क्योंकि मुख्य जो पर्पज है डिटरमिनर्स का वो अर्थ को स्पष्ट करना, अर्थ को निश्चित करना ही होता है। तो हमें डिटरमिनर्स का अर्थ भी हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो कुछ शब्द को बताने के लिए यदि हम काउंटेबल प्लूरल के पहले हमारा रिक्त स्थान है तो वहाँ पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि आई हैव रीड सम बुक ऑन ग्रामर। तो यहाँ पर आपको बुक्स लिखना है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जो सम का जो प्रयोग है वो काउंटेबल और प्लूरल के पूर्व किया जाता है। तो आई हैव रीड सम बुक्स ऑन ग्रामर, मैं व्याकरण की कुछ किताबें पढ़ चुका हूँ, यानी मैंने व्याकरण की कुछ किताबें पढ़ ली हैं। टेक सम फ्रूट्स डेली, रोज़ाना कुछ फल लीजिए। तो जैसे हम सलाह देते हैं, डॉक्टर वगैरह देते हैं, हेल्थ के संदर्भ में यदि सलाह दी जाती है तो वहाँ पर इस तरह से कहा जाता है कि टेक सम फ्रूट्स डेली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रूट्स है वो काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। तो यहाँ पर कुछ शब्द को बताने के लिए हम सम का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। आई वांट सम नोट बुक्स, मुझे कुछ नोट बुक्स की आवश्यकता है, अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है, और यहाँ पर हमें कुछ शब्द को व्यक्त करना है, इसलिए नोटबुक से पहले यहाँ पर सम का प्रयोग किया गया है। वुड यू लाइक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाई पसंद करेंगे, स्वीट्स पसंद करेंगे। तो यहाँ पर स्वीट्स भी काउंटेबल है, प्लूरल है, और यहाँ पर भी हमें कुछ शब्द को व्यक्त करना है, तो यहाँ पर सम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन यदि अनिश्चित या अनजान हो तो इससे पूर्व भी सम का यूज होता है। इसका बिल्कुल अपवाद है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि काउंटेबल प्लूरल के पहले ही हमें सम का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद दे दिया गया है कि काउंटेबल और सिंगुलर नाउन यदि क्या है अनिश्चित हो और अनजान हो तो उससे पूर्व भी हम कुछ शब्द को व्यक्त करने के लिए हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। कि सम बॉय हैज़ ब्रोकन दिस गिलास, किसी लड़के ने इस गिलास यानी शीशे को तोड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अर्थ ना होकर के यहाँ पर अर्थ होता है किसी ने। तो किसी लड़के ने हैज़ ब्रोकन तोड़ा है दिस गिलास, इस कांच को। तो जो कांच को तोड़ने वाला जो लड़का है, जो बालक है, वो यहाँ पर अनजान है, यानी पता नहीं है। यदि पता होता तो यहाँ पर उसका नाम लिखते कि मुकेश हैज़ ब्रोकन दिस गिलास, राकेश हैज़ ब्रोकन दिस गिलास, लेकिन वहाँ पर जो लड़का है वो अनिश्चित है, अनजान है, इसलिए उस लड़के से पहले हम सम का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर आपके जो सम का जो नियम है, सम का जो प्रयोग है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मुख्य बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, इसका अर्थ, यानी कुछ अर्थ को व्यक्त करना है और हमारी संज्ञा यदि बहुवचन है और काउंटेबल है तो उससे पूर्व हम कुछ का प्रयोग करते हैं, यानी सम का प्रयोग हमें वहाँ पर करना होता है। इसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत आने वाले जो एडजेक्टिव हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले सम पढ़ा था, उसी तरह से नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आने वाला जो डिटरमिनेंट्स है वो है एनी। एनी का अर्थ होता है कुछ और कोई। एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन व प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। तो यहाँ पर ऊपर भी मैंने लिख दिया कि एनी का प्रयोग, तो यहाँ पर दोबारा एनी का प्रयोग हम करेंगे, तो ये पुनरुक्ति इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब नोट्स बनाएं तो इसको यहाँ पर लिखना नहीं है। तो पहला नियम हो जाएगा कि यदि हमारा जो नाउन है, हमारा जो वाक्य है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूर्व एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनी का जो प्रयोग है वो एक वचन से पहले भी हम कर सकते हैं और बहुवचन से पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन भाव जो है वो प्रायः एनी का नेगेटिव होता है कि सी हैज़ेंट एनी फ्रेंड, उसके कोई भी मित्र नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैजेंट यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए हम फ्रेंड से पहले यहाँ पर एनी का प्रयोग करते हैं कि सी हैज़ेंट एनी फ्रेंड। मान लीजिए यहाँ पर ये सकारात्मक होता कि सी हैज़ और यहाँ पर रिक्त स्थान होता, तो यहाँ पर हम सम का प्रयोग करते और यहाँ लिखा होता फ्रेंड्स कि सी हैज़ सम फ्रेंड्स। लेकिन ये वाक्य नेगेटिव है कि उसके कोई भी मित्र नहीं है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। या देख सकते हैं कि एनी का जो मीनिंग है वो होता है कोई भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ेंट एनी बुक, उसके पास कोई भी किताब नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट नियम है कि सामान्य प्रश्नात्मक वाक्यों में एक वचन काउंटेबल नाउन से पूर्व भी एनी का प्रयोग किया जाता है। कि मान लीजिए कोई सामान्य प्रश्नात्मक वाक्य है और वहाँ पर एक वचन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उससे पूर्व भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ भी अर्थ होगा कोई, कि डू यू नीड एनी बुक, क्या तुम्हें कोई किताब की ज़रूरत है, किसी बुक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ हो जाएगा किसी, कि डू यू नीड एनी बुक, क्या तुम्हें किसी किताब या पुस्तक की आवश्यकता है। डू यू नो एनी डॉक्टर, क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि यदि हमारा वाक्य एक सामान्य प्रश्न है, तो सामान्य प्रश्न में यदि हम एनी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अर्थ होगा किसी, और यहाँ पर जो हमारी जो नाउन होगी वो होगी सिंगुलर। तो दोनों ही वाक्यों में आप देख सकते हैं कि बुक भी हमारे सिंगुलर नाउन है और डॉक्टर भी हमारा सिंगुलर नाउन है। तो दोनों ही वाक्यों में हमें यहाँ पर एनी का प्रयोग करना होता है, क्योंकि वाक्य हमारा एक सामान्य प्रश्न भी है और यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो अर्थ निकलता है कोई। नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न बन सकता है, वो ऐसे ही जो नियम है उनसे प्रश्न बनता है कि नकारात्मक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं एडवर्ब्स, यदि हमारा वाक्य में कोई एडवर्ब है और वो नकारात्मक या नेगेटिव सेंस वाला है, तो ऐसे वाक्यों में भी हमें एनी का प्रयोग करना होता है। जैसे नकारात्मक क्रिया विशेषणों में मुख्य जो क्रिया विशेषण वो हार्डली, जैसे मुश्किल से, स्कार्सली, बेयरली, नेवर, आइदर और आदि के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन व काउंटेबल प्लूरल नाउन से पूर्व एनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये नाइदर हमें पढ़ना है, नाइदर नोर, क्योंकि आइदर तो हमने अभी देखा है कि सकारात्मक है, नाइदर हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। तो सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं, जो क्रिया विशेषण हैं, वो नेगेटिव हैं। तो वाक्य में यदि इनमें से कोई सा भी एडवर्ब आ रहा है तो वहाँ भी हमें एनी का प्रयोग करना होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड, कि उसके मुश्किल से ही कोई मित्र होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाक्य में हार्डली का प्रयोग किया गया है, इसलिए हार्डली का प्रयोग करने से ये जो सेंटेंस है
वो नेगेटिव सेंस कन्वे करने के कारण यहाँ फ्रेंड से पहले हमें एनी का प्रयोग करना चाहिए। आई हैव नेवर रिटन एनी स्टोरी, तो यहाँ पर नेवर शब्द है, वो भी नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। मैंने कभी भी कोई कहानी नहीं लिखी, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस कन्वे करने के कारण यहाँ पर एनी का प्रयोग हमने किया है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है, सी हैज़ नाइदर बुक्स नोर एनी नोट्सबुक, ना तो उसके पास कोई पुस्तक है ना ही उसके पास कोई अभ्यास पुस्तक है यानी नोटबुक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनी का अर्थ है वो होता है हिंदी में कोई। तो इसी तरह से हमने देखा कि किसी, कोई, कुछ, तो अलग अलग संदर्भ में एनी का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। आपको जो मुख्य बात मैं लास्ट में आपको फिर बताना चाहता हूँ कि डिटरमिनर्स भरने से पहले आपको जो मुख्य बात याद रखनी है वो है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस का वहाँ पर अर्थ आना चाहिए। और जो 4 ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन में आने वाली जो डिटरमिनर्स हैं उनका भी आपको अर्थ और रूल्स आपको आना चाहिए। उसके बाद में यदि 2 चीज़ आपको अच्छी तरह से आती हैं तो वहाँ पर आपका जो डिटरमिनर्स वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपका 100% वो प्रश्न सही होगा, क्योंकि फर्स्ट में ही हमने पढ़ लिया है कि डिटरमिनर्स का मुख्य जो प्रयोग है वो है अर्थ को स्पष्ट करना। और यदि आपको अर्थ आता है, सेंटेंस का अर्थ आता है, डिटरमिनर्स का अर्थ आता है, तो आपका जो डिटरमिनर्स वाला प्रश्न है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि डिटरमिनर्स एक आसान चैप्टर्स में से इसको हम मानते हैं। तो आज के वीडियो में हमने खूब सारे डिटरमिनर्स पे चर्चा करी है। लास्ट हमारे न्यूमेरिकल्स थी, यानी संख्या को बताने वाली थी, जिसमें हमने 2 के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है, जिसमें पहला जो डिटरमिनर्स वो था सम, दूसरा था एनी। तो न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे डिटरमिनर्स हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो शेष जो न्यूमेरिकल्स हमारे जो डिटरमिनर्स बचे हुए हैं, जैसे फ्यू हैं, ए फ्यू हैं, द फ्यू हैं, जो हमने परिचयात्मक जो पहला वीडियो था उसमें आपको बताया था, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के कंटेंट के प्रति आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।